This lecture was completed or not? Good morning, sir. So wait for 1 or 2 minutes, then we will start. Okay, so what we have seen in last lecture? Anyone remembered? या वन मोर थिंग, आपका जो रिजल्ट है यूनिट टेस्ट 1 का वो ऑलरेडी आई थिंक 3 या 4 दिन पहले अपलोड हो चुका है टीम पे. आई थिंक सबने देख लिया होगा, राइट? इफ यू हैव नॉट गो थ्रू, जस्ट चेक इट वंस. फ्राइडे या सैटरडे को अपलोड किया था. यस अनुश्री.
what we have seen in last lecture? यस सर, आपने ग्रीडी इंट्रोड्यूस किया था. हाँ, उसमें we have seen two different kind of solution, right? कौन से थे दो solutions? Anyone else? Amit, Soumya, Sir, I was not there in last lecture. okay. Hirva, सर आपने मार्क्स कहाँ अपलोड किए सर, मतलब फाइल्स फोल्डर में या मतलब? हाँ, जहाँ पे मैं पीपीटी वगैरह वहीं। आपकी पीपीटी और दूसरा जो भी मटेरियल होता है ना, वहीं पर है। हुआ भूल गए, राइट? ओके, लेट्स सी। अच्छा, ये तो रिजल्ट शायद। ओके, मुझे लगा कोई आंसर दे रहा है, ये तो रिजल्ट आया। ओके, सो वी हैव सीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। सी, ये दोनों सॉल्यूशंस, उसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज सी ये जो चैप्टर वाइज अभी मतलब स्टार्ट हो रहे हैं डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। सो एक जो जनरलाइज स्ट्रेटेजी होती है वो आपको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सी एक्चुअली इट इज नॉट जनरली इट इज नॉट आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, बट आप इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक कंसिडर करोगे तो उसके अंदर वो सारी चीजें तो इंक्लूड होने ही वाली है, राइट? आइदर यू गो फॉर द knapsack problem or ट्रैवलिंग सेल्समैन, हफमैन कोडिंग, या कोई भी प्रॉब्लम देख लो, राइट? कोई जॉब सीक्वेंसिंग कंसिडर करो, तो हर एक में आपको जो जनरलाइज स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वी आर सॉल्विंग विद द ग्रीडी एल्गोरिथम। सो ग्रीडी एल्गोरिथम का जो फंडामेंटल है दैट यू नीड टू ऐड इन योर आंसर, ठीक है? बट हाँ, वहां पे जो आपका आंसर रहेगा वो स्पेसिफिक टू दैट प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है? जैसे knapsack प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी है, सो knapsack तो रहेगा वहां पे, बट you need to solve that problem using greedy approach। तो greedy approach भी आपको ऐड करना होगा, बट वहां पे आपको जनरलाइज greedy अप्रोच की बजाय आपको स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम के लिए आप ग्रीडी अप्रोच कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकसिंग करना होगा, राइट? व्हेनेवर यू आर डिस्क्राइबिंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे वी आर अप्लाइंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, कि जहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया भी था डिस्टेंस वाला, राइट? सो आपके पास जहां पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे सेम प्रॉब्लम के, वहां पर यू कैन अप्लाई ग्रीडी सॉल्यूशन, राइट? कि भाई आप गूगल मैप कंसिडर कर लो, तो गूगल मैप में इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते ही है सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए, राइट? तो आप कुछ कंस्ट्रेंट के बेस पर आपका फाइनल सॉल्यूशन ऑप्ट करते हो। तो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड फिजिबल सॉल्यूशन, राइट? ऑप्टिमल सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन का डिफरेंस क्या है? एनीवन हैव रिमेंबर्ड? दूसरा भी हो सकता है मिनिमम डिस्टेंस। अगर मिनिमम डिस्टेंस है तो आपको ट्रैवल कम करना पड़ेगा, वहां पे वो आपका प्रॉफिट होगा। इट मे पॉसिबल कि मिनिमम डिस्टेंस में टाइम शायद ज्यादा भी लग सकता है, इट माइट पॉसिबल, ठीक है? तो आप
आपको जो भी कंस्ट्रेंट देकर रखे हैं उस बेस पर आपका, सॉरी, आपको जो भी सॉल्यूशन देकर रखे हैं उस बेस पर आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है दैट विल बी डिसाइडेड, राइट। बट फिजिबल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है। फिजिबल सॉल्यूशन में क्या है कि आपका जो कंस्ट्रेंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। कि भाई आपका क्या है कि आपको यहां से अपने घर का रास्ता आइडेंटिफाई करना है, तो सोर्स शुड बी चारूसेट यूनिवर्सिटी, डेस्टिनेशन शुड बी योर होम, राइट। अब आप अगर चारूसेट यूनिवर्सिटी से आपके घर पे जा सकते हो, सो दैट इज योर फिजिबल सॉल्यूशन। अब उसमें टाइम कितना लगेगा, ट्रैफिक होगा नहीं होगा, कितने किलोमीटर्स का रास्ता है, इट डजंट मैटर, राइट। बेसिक आपका कंस्ट्रेंट ये है। हाँ, अगर आपका कंस्ट्रेंट ये होता कि यू नीड टू रीच एट होम बिफोर 12 o'clock, सपोज ये आपका अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता, तो फिर आपके पास अभी 1.5 घंटा अवेलेबल है, 90 मिनट अवेलेबल है, तो आपको ऐसे ही पाथ को कंसीडर करना पड़ेगा कि जहां से आप अपने घर पे लेस देन 90 मिनट में पहुंच पाते हो। हाँ, इट माइट पॉसिबल कि आप 80 मिनट वाला भी पाथ अवेलेबल हो, 85 मिनट वाला पाथ अवेलेबल हो, 70 मिनट वाला पाथ अवेलेबल हो, तो ये तीनों तीन आपके फिजिबल सॉल्यूशन कैटेगरी में है, राइट। सो इस तरीके से यू नीड टू डिसाइड कि व्हाट इज योर फिजिबल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अब इस चीज को कोई नहीं भूलेगा, राइट, क्योंकि ये जो है कंसेप्ट दैट इज द पायोनियर ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। अगर आप लोग ये दोनों का डिफरेंस अच्छे से नहीं समझ पाते हो, देन डेफिनेटली आप जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे उसमें शायद कुछ मिस्टेक हो, या आप जो भी प्रॉब्लम्स है ग्रीडी कैटेगरी के, उस प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली ना समझ पाओ, ठीक है। नाउ एवरीवन क्लियर? अभी भी नहीं समझ में आता है ये दोनों सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, तो पूछ सकते हो, ठीक है। फिर हम प्रॉब्लम बेस पे आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। गुड। सो अब मैं कोई भी स्टूडेंट को कोई भी लेक्चर के अंदर कभी भी पूछूंगा, राइट, ये दोनों का डिफरेंस, व्हाट इज ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। सो आंसर आना चाहिए, और ये सेम चीज बाकी सारे प्रॉब्लम्स में भी चलेगी, ठीक है। सो कोई भी चैप्टर हो, उसका जो थीम है वो थीम सबसे पहले समझना जरूरी है, और वो थीम को पकड़ के ही हम डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे और उसको फिर हम अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। जैसे अभी मतलब आज के लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चैप्टर में हम नैपसैक प्रॉब्लम देखेंगे यूजिंग ग्रीडी, ठीक है। सिमिलरली आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी पैरेलल चैप्टर चल रहा है, राइट, तो उसमें भी नैपसैक प्रॉब्लम आएगा, बट दोनों का जो अप्रोच होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है, प्रॉब्लम दोनों में सेम है, क्योंकि नैपसैक प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन है वो डायनेमिक में और ग्रीडी में चेंज नहीं होगी, राइट, बट उसका जो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, उसका जो अप्रोच है दैट विल बी टोटली डिफरेंट। स्टेप 1 से आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल बी सेम, एंड आपका आंसर भी डेफिनेटली चेंज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीडी यू विल गेट डिफरेंट आंसर, एंड अकॉर्डिंग टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग यू विल गेट सम डिफरेंट आंसर, ठीक है। और आपको ये दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, पास्ट में कई बार पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, राइट। अब अगर आपको दोनों के फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे तो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस टू डिफरेंट टेक्निक्स, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। एक सिंपल सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, एंड नाउ ऑनवर्ड्स इन ईच एंड एवरी लेक्चर आप लोगों को पेन पेपर लेकर ही बैठना है, राइट, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको लिखना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा ही, सो बेटर है एक नोटबुक और पेन लेकर ही बैठो आप, ठीक है, या यू कैन मेक नोट इन योर लैपटॉप और कंप्यूटर ऑल्सो, ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल।
ओके, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि नंबर्स आउट ऑफ n नंबर्स आपको कंसीडर करने हैं, ठीक है। टोटल n नंबर्स आपको देकर रखे हैं, उसमें से आपको k नंबर्स पिक करने हैं, राइट। अब ये k नंबर कैसे पिक करना है, तो उसका जो सम है दैट शुड बी लार्जेस्ट, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सॉल्यूशन ले लेते हैं कि मान लो कि टोटल आपको 10 नंबर देकर रखे हैं, आपको उसमें से 4 नंबर पिक करने हैं। अब ये 4 नंबर कैसे पिक करने हैं, तो उसका आप एडिशन करोगे तो वो लार्जेस्ट होना चाहिए। अब कैन एनीवन टेल कि भाई यहां पे हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? एनीवन? कोई भी 10 नंबर आपको देकर रखे हैं, उसमें से आपको 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं, बट ये 4 नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिसका टोटल मैक्सिमम हो। आई थिंक इट वो इज 4 नंबर्स लार्जेस्ट होने चाहिए। ओके। सो जो भी अवेलेबल 10 नंबर है उसमें से, राइट? सर हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद हाँ। पहले 4 नंबर ले लेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके पहले 4 ले लेंगे, सही। सॉरी, किसी बहुत लो आवाज है जो लास्ट आंसर जिसने भी दिया। कैन यू रिपीट योर आंसर? जिसने भी लास्ट आंसर दिया था उसको। वही बोला था, हाँ, मतलब वही बोला था जो मीत ने बोला ना, वही बोला था। अच्छा, ओके ओके ओके। सो वन जो अनुश्री ने सॉल्यूशन दिया कि भाई जो भी लार्जेस्ट नंबर है वो आइडेंटिफाई करके उसका टोटल कर लो, दैट विल बी योर आंसर। मीत और कृतार्थ ने डिफरेंट अप्रोच दिया कि भाई हम शॉर्टिंग कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट 4 नंबर होंगे उसका टोटल कर लो। बेसिकली फर्स्ट 4 नंबर जो भी लार्जेस्ट नंबर होंगे वही हमें मिलेंगे, क्योंकि वी आर शॉर्ट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर रिवर्स भी कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करके लास्ट 4 नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है। नाउ अगर हम ग्रीडी की बात करें, सो ग्रीडी अप्रोच ही आप इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो। कैसे? बेसिकली जो तीनों ने सॉल्यूशन दिया उसमें से मोरल क्या था कि हमें मैक्सिमम जिसका वैल्यू हो ऐसे 4 नंबर को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो व्हाट वी कैन डू कि जो भी 10 नंबर अवेलेबल है उसमें से मैक्सिमम नंबर को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि मैक्स मीन मैक्स प्रॉब्लम इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, जो आप लोग देख चुके हो। मीन मैक्स प्रॉब्लम मतलब उसमें आपको मैक्सिमम नंबर आइडेंटिफाई करना होता है, तो जो भी अवेलेबल डेटा है उसमें से मैक्सिमम नंबर आइडेंटिफाई किया, वो आपका फर्स्ट नंबर हुआ। सिमिलरली सेकंड लार्जेस्ट नंबर, थर्ड लार्जेस्ट नंबर एंड फोर्थ लार्जेस्ट नंबर आप पिक कर रहे हो। आइदर यू कैन गो विद द शॉर्टिंग और नॉन शॉर्टेड ऑर्डर में भी आप डेटा रख सकते हो, ठीक है। दोनों ही अप्रोच अवेलेबल है। बेस्ड ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन सिलेक्ट एनी वन सॉल्यूशन, ठीक है। बट बेसिक अप्रोच सेम है कि भाई आपको आपका जो भी अवेलेबल डेटा है उसमें से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो ऐसे 4 नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है। एक साथ हम 4 नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेप मतलब कोई भी फॉर लूप या व्हाइल लूप आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिस डेटा है उसमें से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो ऐसे 4 नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है। एक साथ हम 4 नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेप मतलब कोई भी फॉर लूप या व्हाइल लूप आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको एवरी टाइम जो भी लार्जेस्ट नंबर है वो मिलेगा, राइट। सो ये जो लार्जेस्ट नंबर आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है इटसेल्फ इट इज ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रीडी अप्रोच से ही सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लो कि आप ग्रीडी अप्रोच यूज ना करते तो इज इट पॉसिबल कि वहां पे आपको बेस्ड सॉल्यूशन मिलेगा? हाँ, 4 नंबर का एडिशन करना है तो आप 1 2 3 4 4 नंबर को ऐड करके दे दो,
वो भी तो आंसर है, बट वहां पे एक कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। वो कंस्ट्रेंट कौन सा है कि सम शुड बी द लार्जेस्ट, राइट। तो इस बेस पे वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं कंसीडर हो सकता। समझ में आया? सो इन दैट वे आपको कुछ ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नई चीजें देखनी है, राइट। आप जो सॉल्यूशन जनरल वे में आइडेंटिफाई करते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ चीज हमें यहाँ पे करनी है। हमें इसके लिए कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशंस करना है या बहुत बड़े स्टेप्स परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं है। एक जनरलाइज प्रॉब्लम है, उसको जनरलाइज वे से ही सॉल्व करना है, बट इन ईच एंड एवरी स्टेप आपको ग्रीडी अप्रोच को एक सिस्टमैटिक वे से अप्लाई करना है, सो दैट आप मिनिमम टाइम के अंदर अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है? सो एक रैंडमाइज सॉल्यूशन की बजाय आपको उसको एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करना है, राइट। सो दैट इज द मोटिव ऑफ ग्रीडी अप्रोच। ठीक है? सो यहां पे हम उसको सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि भाई एक फॉर लूप हम अप्लाई करते हैं। फॉर लूप के ईच इटरेशन में हम क्या करेंगे, जो भी अवेलेबल डेटा है उसमें से मैक्सिमम डेटा को हम पिक करेंगे, एंड देन वी विल नॉट कंसीडर दैट डेटा इन नेक्स्ट इटरेशन। ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि आपका मैक्सिमम नंबर 45 है और 45 के 2 इटरेशन भी हो सकते हैं। यहां पे आपको ये नहीं बोला गया कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा। इट माइट पॉसिबल कि डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है? सेम वैल्यू के एक से ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है? सो अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो हम उसको कंसीडर करेंगे, नहीं हुई तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। सो हमें बेसिकली क्या करना है कि एट ईच इटरेशन हम मैक्सिमम नंबर, जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा उसको पिक करेंगे, एंड देन वी विल कंसीडर इट एज अ सॉल्यूशन। हम उसको सॉल्यूशन में कंसीडर कर लेंगे, राइट। अब ये जो सॉल्यूशन हमें, मतलब ये जो फॉर लूप है वो हमें कब तक चलानी है, जब तक हमें 4 नंबर ना मिल जाए। अब हमारा जो जनरलाइज स्टेटमेंट है वो क्या है, वी नीड टू आइडेंटिफाई k नंबर आउट ऑफ n नंबर। हमें k और n की वैल्यू को स्टैटिक नहीं रखना है, डायनेमिक रखना है, राइट। तो यूजर विल सिलेक्ट कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, राइट। तो आपका एल्गोरिथम पर्टिकुलर 10 और 4 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपका एल्गोरिथम n और k के बेस पर होना चाहिए, राइट। तो यू नीड टू रीड n नंबर्स फ्रॉम यूजर। अब आप एक लूप चलाओ जो 1 से लेकर k तक चलेगी, राइट, और each time you need to identify largest number and that number will not consider in next iteration। तो आप उसको टेम्पररीली डिलीट भी कर सकते हो, राइट, या कोई और अप्रोच भी यूज कर सकते हो सो दैट वो नेक्स्ट इटरेशन में कंसीडर ना किया जाए। अब इसके लिए आप लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट में से वो पर्टिकुलर नोड को आप डिलीट कर दो, सिंपल, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर आपका कहीं ना कहीं पिक्चर में आता है। अब यहाँ पे अगर आप एरे का यूज करोगे तो क्या होगा, वी कैन नॉट डिलीट इंटरमीडिएट डेटा इन एरे। ठीक है? तो ये सब कुछ इस तरीके से लिंक रहता है कि एक्चुअली व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो भाई आइडेंटिफाई k नंबर और उसका टोटल लार्जेस्ट होना चाहिए। उसके लिए क्या अप्रोच आप यूज कर सकते हो, जो भी अवेलेबल अप्रोचेस है लाइक ग्रीडी, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड एंड सो ऑन। ऐसे तो बहुत सारे अप्रोचेस है। अब यहाँ पे थोड़ा लालच जैसा दिख रहा है कि भाई हमें मैक्सिमम वाला नंबर चाहिए, तो ग्रीडी अप्रोच शुड बी द एप्रोप्रिएट अप्रोच। सो ग्रीडी अप्रोच से हम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक सिस्टमेटिक एल्गोरिथम लिखो, वहां पे आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हो। सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है? हाँ, यहाँ पे हमें डेटा स्ट्रक्चर लेवल तक नहीं जाना है, हम अप्रोच सेलेक्ट करके उसका एल्गोरिथम बना के देन वी विल स्टॉप। ठीक है? बट हाँ, एक्चुअली जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाओगे तो डेफिनेटली यू नीड सम डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो वहां पे आप जो 4th सेमेस्टर में कंसेप्ट पढ़ चुके हो वो कंसेप्ट पिक्चर में आएंगे, राइट। नाउ कंसीडर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जनरलाइज प्रॉब्लम है, ठीक है, कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम ग्रीडी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज काउंटिंग मनी प्रॉब्लम। अब मैं एक प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, आपको उसका सॉल्यूशन बताना है कि कैसे, हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम।
काउंटिंग मनी का एक प्रॉब्लम कंसिडर कर लो. सपोज यू वांट टू काउंट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यूजिंग फ्यूएस्ट पॉसिबल कॉइन और मे बी रुपीस. ठीक है, जो नोट आती है या फिर कॉइन आता है वो आपको मिनिमम यूज करना है. सी हर एक जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ग्रीडी कैटेगरी में उसमें ऐसा ही होगा कि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे. जैसे यहाँ पे भी मनी काउंट करना है, जैसे 80 रुपीज काउंट करना है. ठीक है, तो 80 रुपीज तो बहुत सारे तरीके से काउंट हो सकते हैं. 1 रुपीज के 80 कॉइन ले लो, 5 रुपीज के 16 कॉइन ले लो, 20 रुपीज के 4 नोट कंसिडर कर लो. ठीक है, 10 रुपीज के 8 नोट कंसिडर कर लो. कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, 20 रुपीज का 1, 10 रुपीज के 6, ऐसा भी ले सकते हो. राइट, तो यहाँ पे आपके पास ऑलवेज मोर देन 1 आंसर पॉसिबल होंगे. बट आपको एक कंडीशन ऐसी दी होगी कि जिसके बेस पे यू कैन आइडेंटिफाई योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे वो कंडीशन कौन सी है कि नंबर ऑफ कॉइन्स या जो भी नोट है वो मिनिमम होने चाहिए. राइट, in dollars it is considered as bills, right? तो bills and coins minimum होने चाहिए. That is your condition to identify optimal solution, right? Ayush, I have not shared screen, right? अभी जो हमारा रहेगा उसमें थोड़ा PPT पार्ट कम हो जाएगा. ओके, सो जस्ट ये जो प्रॉब्लम है उसमें अब मैं वैल्यू आपको दे रहा हूं कि आपको $6.39 पे करने हैं. हाँ, सामने वाला आपको चेंज नहीं देगा, वो मैं आपको पहले से बता देता हूं. राइट, सो $6.39 आपको पे करने हैं किसी को. राइट, अब यूएस मनी के जो भी डिनोमिनेशंस है अगर हम उसको कंसिडर करते हैं तो वहां पे ऑलवेज आपको ग्रीडी सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि उसके डिनोमिनेशन ही ऐसे है. राइट, कि जैसे अगर हम उसका सॉल्यूशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो $6.39 में फर्स्ट होगा $5. ठीक है, शायद आप लोगों को उसके डिनोमिनेशंस नहीं पता होंगे, यू कैन रेफर इट आउट. ठीक है, $1 by 10, 20, 50, 100. एग्जैक्टली राइट. सो $10 या उसके आगे की जो भी वैल्यूज है वो तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें 6.39 पे करने हैं. और मैंने पहले ही बताया कि सामने वाला आपको चेंज नहीं देगा, वही आपको कंसीडर करके चल रहा है. राइट, सो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिनोमिनेशन होगा वो कौन सा होगा? $5 का होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पे $5 बिल. तो वो आपका एक बिल हो गया. अब what should be the next iteration? $1, right? So 5 plus 1 is equal to $6 हो चुके हैं. अब अगेन आप $1 पे नहीं कर सकते क्योंकि 0.39 बचा है. So उसके लिए कॉइन पर हमें जाना होगा. So what can be the maximum denomination? 25 cent, right? क्योंकि 50 cent का कंसिडर नहीं हो पाएगा. So we can go with 25 cent. So 25 cent हम दे रहे हैं एक कॉइन. So 6.25 तक हम पहुंच गए. What should be the next value of coin? 10 cent, right? 10 cent में 6.35 पर हम पहुंच गए. अब next 5 cent का हम पे नहीं कर सकते. तो 1 cent के 4. Exactly. 1 cent के 4 कॉइन हमें देने होंगे. So we can reach to $6.39. राइट, तो यूएस डॉलर के जितने भी डिनोमिनेशंस अवेलेबल है बिल या कॉइन में वो ऐसे ही है कि यू विल ऑलवेज गेट ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी सॉल्यूशन आपको मिलेगा. राइट, सो हर एक करेंसी में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है. राइट, इट माइट पॉसिबल कि इन अदर करेंसी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना भी मिले डायरेक्टली. आपके पास कोई अलग अप्रोच लेना होगा कि जिसके थ्रू आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले. राइट, सो यहाँ पे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली जो काउंटिंग मनी का जो प्रॉब्लम है वो ग्रीडी अप्रोच से
फिजिबल सॉल्यूशन, सॉरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें हर बार नहीं मिलता है। ये जो प्रॉब्लम है दैट नीड टू बी सॉल्व यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में देखेंगे, क्योंकि अगर यूएस मनी हर जगह पे चलता थ्रू आउट द वर्ल्ड तो डेफिनेटली ग्रीडी अप्रोच से आपको सॉल्यूशन मिल पाता। बट बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे डिनोमिनेशंस ऐसे हैं कि जो ग्रीडी अप्रोच से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई greedy approach is not suitable in all the currency. So इसीलिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करेंगे, राइट? और वो डायनेमिक के चैप्टर में यू विल सी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन डिटेल, राइट? यहाँ पे भी प्रॉब्लम तो है बट उसका डिटेल सॉल्यूशन हम स्टडी नहीं करेंगे एज इट डज नॉट प्रोवाइड अस ऑप्टिमल सॉल्यूशन। So that is the reason, ठीक है? उसको समझना है तो एक वर्चुअल करेंसी हम कंसीडर कर लेते हैं जहां पे आपको 1 रुपीज, 7 रुपीज एंड 10 रुपीज के कॉइन देकर रखे हैं, राइट? और आपको बोला गया है कि 15 रुपीज आपको कंसीडर 15 रुपीज आपको पे करने हैं, राइट? आपके पास 1 रुपीज के, 7 रुपीज के और 10 रुपीज के कॉइन अवेलेबल है और आपको ये बोला गया है कि आपको टोटल 15 रुपीज पे करने हैं, राइट? तो अकॉर्डिंग टू ग्रीडी आप क्या करोगे? जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा वहां से आप स्टार्ट करोगे। तो डेफिनेटली आप सबसे पहले 10 रुपीज का कॉइन दे दोगे, राइट? सो अब आपके पास 5 रुपीज पे करने के लिए है, आप 7 रुपीज पे नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप 1 रुपीज के 5 कॉइन प्रोवाइड करेंगे। सो टोटल आपको 6 कॉइन देने होंगे, बट एक्चुअली योर सॉल्यूशन शुड बी 7 + 7 + 1, कि जो हमें ग्रीडी से कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ग्रीडी में आप क्या करते हो? एट ईच स्टेप आप अपना जो ग्रीडीनेस है वो दिखाते हो कि मैक्सिमम वैल्यू जिसकी है वो कॉइन में सबसे पहले दे दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि ग्रीडीनेस अवॉइड करके डायनेमिकली आपको डिसीजन चेंज करना पड़ता है। सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज नॉट अवेलेबल इन ग्रीडी। ये जो अप्रोच है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? सो उस कैटेगरी में आपको ऐसा होगा कि इनिशियली डेफिनेटली यू विल सिलेक्ट 10 रुपीज कॉइन, बट जैसे ही आप आगे बढ़ते हो यू आर ऑब्जर्विंग कि भाई ये जो सॉल्यूशन है इट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन, ये हमारा सॉरी इट इज नॉट अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि भाई हमें बेस्ड सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा है, तो वी विल इग्नोर 10 रुपीज कॉइन और हम 7 रुपीज के कॉइन से काम चला लेंगे, राइट? तो एट सम इंटरमीडिएट स्टेज आप सिंपली क्या करोगे? 10 रुपीज का जो कॉइन है उसको इग्नोर करोगे एंड यू विल पिक 7 रुपीज कॉइन 2 टाइम्स टू कंस्ट्रक्ट 14 रुपीज। हाँ, अप टू 13 रुपीज आप 10 रुपीज से ही काम चलाओगे। 10, 11, 12, 13 वो सभी में आप 10 रुपीज से काम चलोगे, लेकिन जैसे ही 14 पे आप पहुंचते हो यू हैव ऑब्जर्व्ड कि भाई 10 + 1 + 1 + 1 + 1 करने से 7 + 7 करना बेटर ऑप्शन है, राइट? तो यू आर जस्ट इग्नोरिंग जो भी आपने सिलेक्ट किए थे 1 रुपीज के 4 कॉइन और 10 रुपीज के 1 कॉइन, वो आप इग्नोर करके 7 रुपीज के 2 कॉइन आप कंसिडर करोगे, और फिर आप जब 15 पे जाओगे तो +1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट? अगेन आप जैसे 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 पे पहुंचते हो, अब 16 पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा? 7 + 7 + 1 + 1, राइट? यू हैव ऑलरेडी इग्नोर 10 रुपीज कॉइन, बट जैसे ही आप 17 पे आते हो तब 7 + 10 इज योर बेस्ड सॉल्यूशन। तो आपने जो कॉइन इग्नोर किया था वो कॉइन आप वापस कंसीडर कर लोगे, और 7 रुपीज का जो दूसरा कॉइन या 1 रुपीज के जितने भी कॉइन्स आपने कंसीडर किए थे वो सारे आप इग्नोर करके 7 + 10 आंसर के साथ आप आगे बढ़ोगे। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये आप डिटेल में पैरेलल जो बिनल मैम का लेक्चर है उसमें आप अभी पढ़ रहे होंगे, शायद ये प्रॉब्लम नहीं आया होगा तो आ जाएगा अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, राइट? हाँ, लेकिन इस तरीके से यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम in dynamic programming. Now understood everyone? Yes, sir.
गुड, राइट। सो जैसे मैंने बताया कि भाई कुछ सर्टेन डिनोमिनेशन होते हैं जैसे यूएस मनी वाला, उसमें आप ग्रीडी से यूज करोगे तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, राइट। तो यू कैन अप्लाई ग्रीडी एल्गोरिथम फॉर दैट डिनोमिनेशंस, बट यूनिवर्सल अगर आपको आंसर बिल्ड कर रहा है तो यू शुड गो विद डायनेमिक प्रोग्रामिंग, राइट। सो ये आपके जो भी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाओगे इन फ्यूचर तो उसकी एडेप्टेबिलिटी पे है। मान लो कि आपने सबसे पहले कोई यूएस क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है तो डेफिनेटली आप ग्रीडी अप्रोच यूज कर सकते हो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। बट अगर आपको सेम सॉफ्टवेयर कोई दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करना है और वहां के जो डिनोमिनेशंस है वो आपको हर टाइम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो आपका जो ये मॉड्यूल है वो मॉड्यूल का कोडिंग चेंज करना पड़ेगा, आपको उसको चेंज करना होगा डायनेमिक पे। मान लो कि अगर आपने ये ब्रॉड कंसेप्ट को कंसीडर करके ही चले होंगे तो आप क्या करोगे, यू विल इग्नोर ग्रीडी सॉल्यूशन इवन दो आपका क्लाइंट यूएस बेस्ड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे ये सॉफ्टवेयर कोई दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन फ्यूचर तो एट दैट टाइम मेरा ये सॉल्यूशन काम नहीं करने वाला। तो आप सिंपली क्या करोगे, पहले से ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट अप्लाई कर दोगे सो दैट आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सम सर्टेन डिनोमिनेशंस, ठीक है। सर्टेन डिनोमिनेशंस के लिए वो काम करता है, दूसरे के लिए नहीं काम करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, और डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच में उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसको समझना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली वी कैन सॉल्व यूजिंग 2 डिफरेंट अप्रोच। ऐसे ही नैपसैक प्रॉब्लम वो तो 3 आपके ही सिलेबस में 3 डिफरेंट अप्रोच से हम सॉल्व करने वाले हैं और तीनों ही अप्रोच में आपको आंसर मिल रहा है, बट देयर इज सम डिफरेंस, और वो डिफरेंस समझना जरूरी है कि कब आपको वहां पे ग्रीडी अप्रोच यूज करना है, कब डायनेमिक यूज करना है और कब ब्रांच एंड बाउंड यूज करना है। ये तीनों टेक्निक से हम नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और तीनों में से एक भी टेक्निक गलत नहीं है, तीनों ही टेक्निक एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी का जो लोकेशन है वो डिफरेंट है कि कुछ जगह पे यू नीड टू अप्लाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कुछ जगह पे यू नीड टू अप्लाई ब्रांच एंड बाउंड, और कुछ जगह पे आपको ग्रीडी अप्रोच भी यूज करना पड़ता है, राइट। सो आपको सिचुएशन के बेस पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मुझे नैपसैक के लिए ग्रीडी अप्रोच करना है या डायनेमिक लेना है, राइट। ठीक है। सो that's all for today, and from next lecture we will see scheduling and Huffman coding, traveling salesperson, etc. problems, right? So next lecture तक भूल मत जाना, right? और again if you are not go through the result, just check once, कुछ query हो तो you can ask definitely. ठीक है, you may leave now.